टेली के आज के हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे परचेस कैपिटल गुड्स विथ जीएसटी, साथ ही डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट यानी कि सेल रिटर्न एंड परचेस रिटर्न। परचेस गुड कैपिटल गुड्स विद जीएसटी, देखिए इससे पहले हमने जो देखा था वो देखा था हमने एक्सपेंसेस विथ जीएसटी, यानी कि हमारे जो खर्च थे उन खर्च पे अगर हम कोई भी पक्के बिल के आधार पे वो खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो हमारे जीएसटी के अंदर से माइनस होता है जो हमें पेबल होती है। इसी प्रकार से अगर किसी भी रजिस्टर्ड डीलर या फिर सेलर या फिर जो भी सिंडिकेटर्स हमारे हैं, अगर हम उनसे कोई भी कैपिटल, अब कैपिटल का सीधा सा अर्थ समझ जाइए आप कि कोई भी संपत्ति जब व्यापार में आती है और वो किसी रजिस्टर्ड डीलर से ही है जिसके ऊपर आपने विद जीएसटी दिया है, तो वो जीएसटी भी आपके जीएसटी में से माइनस होना है। ठीक है, यानी कि वो भी यहां से डिडक्शन होता है आपका। एक तरह से कैसे होता है, मान लीजिए कि हमने एक लैपटॉप ही खरीदा व्यापार के लिए, जो व्यापार में स्थायी संपत्ति के तौर में काम आएगा, हम उसको सेल परचेस नहीं कर रहे, हमने फर्नीचर खरीदा। अगर वो चीज हमें भी जीएसटी मिली यानी कि पक्के बिल के आधार पर हमने उसको लिया है, अब इसमें नियम क्या कहता है कि जो सप्लायर्स है वो भी जीएसटी 3 नंबर में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो हमें पक्का बिल दे सकता है, और हमारे पास जीएसटी तो है। इस कंडीशन में हमारा जीएसटी डिडक्शन में आ जाएगा, यानी कि जीएसटी माइनस हो सकता है, जबकि हम किसी पक्के डीलर्स यानी किसी जीएसटी 3 नंबर वाले रजिस्टर्ड डीलर से हम कोई माल परचेस करते हैं तो ये एक नियम होता है। ठीक है, अगर हमने कच्चे बिल के आधार पे कुछ लिया है तो उस कंडीशन में जीएसटी हम डिडक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा डीलर होता है उसका जीएसटी नंबर भी हमें डालना होता है। ठीक है, तो आज हम इसे भी करके देखेंगे। जैसे हमारे एक्सपेंसेस जब हम कर रहे थे तो एक्सपेंसेस के अंतर हमारा जीएसटी डालने पे एक्सपेंसेस माइनस हो रहा था। इसी प्रकार से अगर आप कैपिटल विद जीएसटी परचेस करते हैं, कोई भी असेट्स आप परचेस करते हैं, तो वो असेट्स भी आपके जीएसटी में से डिडक्शन होता है। साथ ही सेल रिटर्न परचेस रिटर्न हमने थ्योरी में भी पढ़ा है। क्या हुआ था थ्योरी के अंतर्गत जब हम सेल रिटर्न परचेस में पढ़ रहे थे, हमने परचेस रिटर्न के बारे में पढ़ा था कि कोई भी खरीदा हुआ माल किसी कारण से जब हम वापस करते हैं, अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, या तो वो टूट डिफेक्ट माल हो, या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूट गया हो, ठीक है, या जो चीज हमने मांगी हो वो हमें एक्चुअल नहीं मिली हो, उसमें कुछ डिफरेंट हो, उस कंडीशन में हम परचेस रिटर्न का उपयोग करते हैं। सेल रिटर्न, बेचा हुआ माल किसी कारण से जब वापस हो जाता है, यानी कि अगर आपने आपके कस्टमर को दे दिया हो, कस्टमर ने कोई रीजन बता के आपको रिटर्न कर दिया, नहीं साहब ये इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है, चल नहीं रहा है, या फिर कोई भी समस्या हो सकती है, या फिर जो मांगा था वो चीज एक्चुअल नहीं है, ठीक है, तो सेल रिटर्न होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम सेल रिटर्न करते हैं तो उसके लिए हमें क्रेडिट नोट देना पड़ेगा, और अगर हम परचेस रिटर्न करते हैं तो उसके लिए हमें डेबिट नोट की जरूरत लगेगी। इनकी शॉर्टकट क्या है, अल्ट F6 से हम क्रेडिट नोट का निर्माण करेंगे और डेबिट नोट का निर्माण अल्ट प्लस F5 से करेंगे। क्योंकि हम F6 और F5 प्रेस करते हैं तो हमारा रिसीव्ड और पेमेंट ओपन हो जाता है, तो अल्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे तो ये आ जाएगी। चलिए अब टेलीविन की एंट्री कैसे पास करते हैं देखते हैं। टेली ओपन कर लें। टेली ओपन करने के लिए हम यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे हम इसके अंदर इसके वाउचर एंट्री को पास करते हैं। आप चाहें तो जो कल आपने कंपनी बनाया था एक्सपेंसेस विद जीएसटी, आप उसी में भी ये एंट्रियां कर सकते हो, और अगर आप चाहते हैं कि हम पहले से बनी हुई कंपनी, हमारी जो मेन कंपनी है, हम उसमें भी इस एंट्री को पास कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपका बैलेंस शीट पहले चेक कर लीजिएगा कि बैलेंस शीट किस टाइप से है। बैलेंस शीट चेक होने के बाद में आप दोनों एंट्रियां जो भी इसमें चाहे पास कर सकते हैं।
इसका बैलेंस शीट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। इसमें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें क्रेडिटर्स का पेमेंट ऑलरेडी ड्यू है। हम किसी और कंपनी को देखते हैं जिसमें क्रेडिटर्स का पेमेंट यानी कि लेन देन क्लियर हो, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। नई कंपनी बनाने की बजाय हम पुरानी कंपनी में भी लेन देन कर सकते हैं। इसका बैलेंस शीट चेक कर लें, आई थिंक इसमें हो जाएगा। हाँ, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें ना तो क्रेडिटर्स का से लेना है ना डेप्टर को देना है, ताकि वो चीज़ हमें समझ में आ जाए इसी तरीके से। चलिए, सबसे पहले तो हम परचेस कैपिटल गुड्स की एंट्री देख लेते हैं कि वो कैसे होगी। देखिए, कल हमने देखा था एक्सपेंसेस, अगर हम कोई भी एक्सपेंसेस कर रहे थे, अगर उसके ऊपर जीएसटी था तो माइनस हो रहा था। अभी आप जीएसटी को नोट करके चलें, प्रेजेंट जीएसटी कितना है आपका? 31,670 रुपये। ये जीएसटी है जो पेबल है। अब थोड़ा सा बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश करें। मैं आपको हर वीडियो में बैलेंस शीट पे बहुत फोकस करवा रहा हूं। उसके पीछे बेस्ट कारण है कि बैलेंस शीट जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप टेली के किसी भी कॉन्सेप्ट को सही रूप से समझने में असमर्थ रहेंगे। क्या असेट्स होता है और कब लाइबिलिटीज होती है, समझ के चले। असेट्स यानी कि यहाँ जो भी चीजें हैं, या तो हमें लेना है, या वो हमारे पास में ऑलरेडी फिक्स एसेट्स में है, या हमारे पास वो हमारा कैश इन हैंड है या बैंक है। देखिए, फिक्स एसेट्स मान लीजिए कि हमने फर्नीचर खरीदा था 40,000 रुपए का, तो वो हमारा फिक्स एसेट्स है, तो इसमें आ गया। स्थायी संपत्ति है, असेट्स है, तो बता रहा है। करंट एसेट, मैंने करंट एसेट के बारे में बताया था, चालू संपत्तियां, क्योंकि ये परिवर्तित होती रहती है, ये एक जैसी नहीं है, इसलिए ना चालू संपत्तियां बोला गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए फिक्स रहती तो वो फिक्स एसेट से में आ जाती है। करंट एसेट क्यों बोला गया? भैया, स्टॉक कभी भी स्थायी होता है क्या? नहीं होता है, स्टॉक बदलता रहता है, कम ज्यादा होगा। सेंडी डेबिटर से हमारा पेमेंट लेना कभी भी एक जैसा हो सकता है क्या? वो भी बदलेगा, वो भी कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है। कैश इन हैंड कभी भी एक जैसा रहेगा क्या? वो भी नहीं हो सकता है। बैंक में जो अमाउंट है वो भी कम ज्यादा होगा। तो ये हमारी करंट एसेट्स होती है जिनमें परिवर्तन होता रहता है। ये हमारी सब एसेट पक्ष में आएगी, यानी कि अगर स्टॉक होगा तो हमारा है, सेंडी क्रेडिटर्स से पैसा लेना है तो हमें लेना है, कैश है तो वो हमारा ही है, बैंक में अमाउंट है तो वो भी अपना ही है, संपत्ति हमने खरीद ली तो वो भी अपनी है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि इधर के पक्ष में जो चीजें हैं वो आपकी एसेट्स है, आपकी संपत्ति के पक्ष में आता है। इधर के पक्ष में जो चीजें हों, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए किसी से पैसा लिया लिया था, तो लिया था तो वो आपके क्रेडिट पक्ष में, क्योंकि आपने उधार लिया, या बिजनेस पे एक तरह का लोन है वो। अगर लोन होता, आप किसी से पैसा नहीं लेते, बैंक से लेते, तो वो लोन लाइबिलिटीज में यहाँ पे दिखाता आपको। ठीक है। अगर आपके लाइबिलिटीज है, अब लाइबिलिटीज कितने प्रकार के हो सकते हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो प्रकार लिखे हैं कि साहब, ड्यूटी एंड टैक्सेस। देखो, टैक्स क्या है? गवर्नमेंट को देना होता है। लेने वाली कोई चीज है क्या टैक्स? देने वाली है। हाँ, कभी कभी हमारा आईटीसी ज्यादा होता है तो हम देनदारी में नहीं आते हैं। लाइबिलिटीज भले ही है लेकिन देनदारी में नहीं है। अगर नहीं है तो या तो यहाँ पे माइनस आएगा, या फिर वो ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारे असेट्स पक्ष में आएगा। अब असेट्स में कब आता है और माइनस कब होता है, इसके भी नियम है। अगर मान लीजिए हमने कोई माल उधार परचेस किया है, लेकिन हमने सामने वाले को अमाउंट यानी कि पेमेंट नहीं किया है, हम करते ही हैं, सिंडिकेटर का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम माल परचेस करते हैं। यही कर रहे हो आप अभी तक। तो यहां पे क्या आ रहा है कि जब वो आईटीसी में आ जाता है, अब आईटीसी का मतलब तो आप समझ चुके होंगे अभी तक कि कब जनरेट होता है, यानी कि जब हम माल ज्यादा परचेस करें और सेल कम करें, यानी कि जीएसटी का ऑलरेडी हमने ज्यादा अमाउंट पे कर दिया है और हमारे पास जो जीएसटी वो आने वाली कम है अभी, यानी कि हमारी मूल्य वृद्धि नहीं हो पाई है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा आईटीसी यहाँ पे डिफेंड करेगा, तो यहाँ पे माइनस दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि हमें अभी तक जो माल खरीदा है वो बेचा नहीं, और खरीदा वो भी हमने उधार खरीदा है, तो माइनस पक्ष में आ जाएगा। अगर हम केस खरीद लेते हैं सीधा सीधा, और उस कंडीशन में अगर हमारा आईटीसी होता है, तो वो हमारा असेट्स पक्ष में आएगा, ना कि लाइबिलिटीज पक्ष में आएगा। यानी कि माइनस नहीं दिखाने की बजाय वो असेट्स में आ जाएगा और उसमें माइनस शो नहीं होगा। अगर वो असेट्स में आया है तो वो भी हमारी एक तरीके असेट्स ही कहलाएगी, यानी कि वो देना नहीं है, हमें लेना है, तभी वो असेट्स में आया। यानी कि इधर के पक्ष की चीज लेनदारी की है और इधर के पक्ष की चीज देनदारी की यहाँ होती है। क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट देना होगा तो यहाँ दिखाएगा, क्योंकि भैया माल उधार लोगे तो सामने वाले को पेमेंट चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। इस प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ये हमारी मूल्य वृद्धि है। 2,04,070 रुपये हमने कहीं ना कहीं पैसा कमाया है, तो मूल्य वृद्धि में आ गया, तो ये हमारा उसके हिसाब से जीएसटी यहाँ पे आ रहा है।
अब मान लीजिए कि 31,670 रुपये जो भी मूल अमाउंट बन रहा है, इसमें अगर हम कोई भी ऐसा कैपिटल खरीदते हैं जो जीएसटी के साथ में, तो अगर हम जीएसटी चुकाते हैं किसी भी रूप में, तो यहां से माइनस होना ही चाहिए। अगर आप चुकाते हो तो, और नहीं चुकाते हो, आपके पास कोई पक्का बिल नहीं है, तो फिर आप कच्चे बिल के आधार पर जीएसटी माइनस नहीं करवा पाएंगे। तो उसमें से जीएसटी आप अलग नहीं निकाल सकते और मूल्य आप अलग नहीं निकाल पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं विदाउट जीएसटी बिल बनाता हूं, तो कोई चीज अगर मुझे 1 लाख की है, तो वो 1 लाख में ही मुझे घर में आएगी, उससे कम में नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए 1 लाख पे मैंने जीएसटी दिया, तो मूल्य अलग हो जाएगा और जीएसटी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल गुड्स की एंट्री करते हैं। कैपिटल गुड्स की एंट्री करने के लिए आप परचेस में चले जाइए। परचेस में क्लास कॉन्सेप्ट का उपयोग करना चाहे तो कर लीजिए, और नहीं करना है तो सीधा सीधा भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल एज करिए, इसे अकाउंटिंग इनवाइस में जाके पास कर दीजिए, क्योंकि आइटम है नहीं। हम जो भी कैपिटल खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी का विवरण हम कर नहीं रहे, तो हम आइटम वाइज नहीं कर पाएंगे। अब किससे खरीद रहे हो आप, उसका नाम यहाँ पे दे दीजिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने एक लेजर बना लिया है यहाँ पे, और लेजर में नाम दिया हमने राजवीर फर्नीचर। राजवीर फर्नीचर, तो राजवीर फर्नीचर कौन है, सप्लायर है। सप्लायर यानी कि सैलरी क्रेडिटर्स। देखो आपको ये बातें समझनी पड़ेगी कि अंडर ग्रुप क्या आने वाला है। जब तक आप अंडर ग्रुप नहीं समझेंगे, जब तक आप टेली में अपने आप को मेच्योर नहीं कर पाएंगे। आप समझे हम क्या कर रहे हैं और क्या मिलने वाला है। हम कर रहे हैं परचेस, अब जिससे हम परचेस कर रहे हैं वो हमारा सैलरी क्रेडिटर होता है, सप्लायर होता है, सप्लायर क्रेडिटर्स में आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं, नहीं देना है तो कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल ए करिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर है, तो वैसे ऑलरेडी एक फर्नीचर की एंट्री है हमारे पास में, ठीक है। तो क्या करें, चलो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे फर्नीचर नहीं खरीदने के बजाय हम और कुछ खरीद लेते हैं यहाँ से इससे। मान लीजिए कि हम इससे कुछ और आइटम परचेस कर लेते हैं। जैसे कि हम इसे मान लें कि ये हमारा, हमने एक बाइक ही परचेस कर ली इससे उदाहरण के लिए, तो हम मोटर्स कर देते हैं, इन्हें क्या कर देते हैं, राजवीर मोटर्स। ठीक है, ठीक है, सिंडिकेटर से है, कंट्रोल ए कर ले, और अल्ट सी से यहाँ पे एक बाइक का लेजर बना रहे, बाइक हीरो की हमने परचेस की, और ये हमारा फिक्स एसेट से है अल्ट एंटर करें, और यहाँ पे हम डिटेल से देंगे। ठीक है, क्या आएगा डिटेल्स में, सबसे पहले तो यहाँ पे परचेस टैक्सेबल आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या मांगता है, देखो जो चीज का जिक्र हम कर रहे थे कि परचेस कैपिटल गुड्स, देखो कैपिटल गुड्स आया यहाँ पे, क्यों आया, अगर आप फिक्स एसेट्स के अंडर ग्रुप रखेंगे तो आपसे टेली सवाल करेगी क्या ये कैपिटल गुड्स है। जी हाँ साहब, कैपिटल गुड्स है। क्यों, क्योंकि स्थायी संपत्ति है। बाइक कोई खरीदने के बेचने के उद्देश्य थोड़ी खरीद रहे हो, आप तो व्यापार के लिए खरीद रहे हो बाइक। 18% हमने लिया और कंट्रोल ए कर दिया। गुड्स से खरीद रहे हो तो गुड्स से करो, ठीक है, और कंट्रोल ए करो। कितने की खरीदी साहब, बाइक हमने खरीदी साहब 50,000 रुपए की। परचेस टैक्सेबल है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि बाइक एक टैक्स पेड आती है, बाइक तो 18% जीएसटी लगता है बाइक पे, अपन खरीदते हैं तो, 4 व्हीलर खरीदते हैं तो 18% जीएसटी, ठीक है, जो भी रहता है। इनपुट करते हैं सीजीएसटी और इनपुट कर रहे हैं एसजीएसटी, ठीक है। ये हमने बाइक पे खरीदी, यानी कि 50,000 की बाइक हमें 59,000 रुपये में टोटल टैक्स पेड पड़ेगी, ठीक है। कंट्रोल ए करें, जरा बैलेंस शीट देखिए क्या हो रहा है बैलेंस शीट के अंदर, अल्ट F1 करिए, क्या हुआ साहब, 31,670 रुपये कुछ था, घट के 22,670 रुपये हो गया। क्यों हो गया, वही कहानी जो हमारे एक्सपेंसेस में थी। अगर कोई भी एक्सपेंसेस हम विद जीएसटी करते हैं तो भी हमारा
कम होना है जीएसटी, डिडक्शन इस पे भी होना है और डिडक्शन यहाँ पे भी हुआ है, यानी कि टैक्स हमारा घटा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रॉफिट में से, हमारे मूल्य में से हमने वो उसको खरीदा है। अब देखो हमारा प्रॉफिट अभी घटा क्या? नहीं घटा। क्यों? क्योंकि हमने पैसा दिया कहाँ है अभी? उधार खरीदा हमने, तो खरीदा उधार, तो हमने पेमेंट नहीं दिया। 59,000 रुपये का पेमेंट हमें देना है। क्या करेंगे उसके लिए? पेमेंट दे दीजिए आप, ताकि आपको ये चीज भी क्लियर हो जाए। वाउचर पे जाइए, F5 प्रेस करिए, राजवीर मोटर्स को पेमेंट दे दीजिए। ठीक है, कितना है? 59,000 रुपये। अगेन से में आ जाए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? केस जा रहा है, केस इतना है नहीं हमारे पास में, हम बैंक से कर देते हैं पेमेंट। SBI बैंक है हमारे पास में, ठीक है, कंट्रोल ए कर दिया, ये चेक के थ्रू हमने पेमेंट इनको दे दिया है। ठीक है, क्लियर। बैलेंस शीट पे चले जाइए। ये केस इसलिए नहीं दिया क्योंकि 42,920 रुपये केस था हमारे पास में, इसलिए हमने विद केस नहीं दिया, हमने बैंक से दे दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप हो गया साहब ये। ठीक है, यहाँ पे केस में कमी आ गई आपके, पहले 7 लाख कुछ हजार रुपये था, जो घट के 6,36,740 रुपये हो गया। ठीक है, तो हमारा ये पेमेंट यहाँ से कम हुआ। बात समझ में आ गई आपको? आपका पेमेंट जो है बैंक के अकाउंट के थ्रू घट गया और सामने वाले को पेमेंट आपने दे दिया। अब हमारे पास कुल जीएसटी जो देने की है वो 22,670 रुपये है, यानी कि हमने जो भी कैपिटल खरीदी है वो कैपिटल हमारा माइनस हुआ, क्योंकि हमने विद जीएसटी किया। तो हमने मूल्य किसका चुकाया? हमने सिर्फ चुकाया है हमारा 50,000 रुपये का मूल्य, जो हमने बाइक खरीदी। देखो 50,000 रुपये दिखा रहा बाइक का, 50,900 तो नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? इसलिए नहीं दिखा रहा है कि आपने जीएसटी यहां पे ऐड कर दिया है। तो आपको बाइक कुल मिला के बात है कि हमें जो बाइक है वो 50,000 रुपए की ही पड़ी है। ठीक है, हालांकि नियम तो कहता है कि 59,000 रुपए की आपने खरीदी, क्योंकि आपने जीएसटी तो दिया है उसके ऊपर, भले वो डिटेक्ट हुआ है तो भी वो तो बात वही है। आपने देखो, कहने का मतलब है कि आपने जीएसटी इस रूप में, यानी गवर्नमेंट को सीधा ना देते हुए इनडायरेक्टली जीएसटी दिया है, लेकिन जीएसटी गया आपके पास से ही है। मतलब गवर्नमेंट को तो फिर भी वो जीएसटी देना ही था आपको। बस बात इतनी है कि आपने सीधा सीधा जीएसटी ना देके राजवीर मोटर्स के थ्रू जीएसटी गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया। इस मैकेनिज्म को आप समझे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है अब आपको? बैलेंस शीट समझ में आने लग गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बैलेंस शीट के अंदर? आए तो नोट करें और पूछे। आगे बढ़े। अगला चीज हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट का एंट्री करना है। तो देखो उसके लिए हमारे पास में कोई गुड्स हो, यानी कि कोई माल होना चाहिए। पहले तो हम एसर कंप्यूटर से कंट्रोल एस से, सॉरी है बाहर आ जाए, F9 प्रेस करें। आप चाहे तो इसे क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कॉन्सेप्ट अगर आपके पास बना है तो अकाउंटिंग इनवाइस में चले जाइएगा। क्लास कॉन्टेस्ट में करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बना है तो सीधा जीएसटी आ जाएगा आपका। एसर इंडिया लिमिटेड से हमने एक लैपटॉप खरीदा है। ये लैपटॉप हम खरीद लेते हैं। लेजर्स आपके पास बने हैं पहले से, तो बनाने की जरूरत नहीं होगी। इस लैपटॉप HP का खरीदा है, 38,000 रुपये उसकी कीमत है, और विद जीएसटी हमें वो 49,280 रुपये का टोटल परचेस में आएगा। ठीक है, हमने खरीद लिया, कंट्रोल कर दिया। बैलेंस शीट जाके देखें, आ गया हमारे पास में। मैं बैलेंस शीट इसलिए बार बार आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो वापस से हमारा सिंडिकेटर का अमाउंट यहाँ पे जनरेट हुआ है। चलो आगे आ जाइए, वाउचर पे जाइए। इसी को हम सीधा सीधा बेच देते हैं। ठीक है, पेमेंट जो भी रहेगा बाद में करेंगे हम उनका। हमारे पास आया और हमने सेल कर दिया। सेल भी हम क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे मधु का अकाउंट बना हुआ है, तो मधु को ही जो है कि हमारा सैलरी डेप्टर से है मधु। ठीक है, तो हम मधु को ये जो है कि बेच देते हैं। सेल अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे सेल ले ले, सेल पर टैक्सेबल है इसके अंतर्गत। और हमने क्या बेचा? लैपटॉप बेचा मधु को 1 पीस। ठीक है, कितने? 45,000 रुपये के रेट पे हमने बेच दिया। चलो यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे CGST पे आउटपुट आएगा। 57,600 का हमने उनको सेल कर दिया। ठीक है, कंट्रोल ए कर दें, हमारा लेजर बन के कंप्लीट हो गया। बाहर आ जाए, बैलेंस शीट अगर आप चाहें तो देख सकते हो। वापस से बी प्रेस करें, अल्ट F1 करें, तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट नजर आ जाएगा। देखो पहले जो हमारा 2,04,000 रुपये था वो 2,10,000 रुपये 570 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो जीएसटी कम आ रहा था वो 24,000 आने लगा। पहले 22,000 कुछ रुपये था, अब 24,490 रुपये जीएसटी का हमारे पास आ रहा है। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारी मूल्य वृद्धि हुई है। कहाँ हुई है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मूल्य वृद्धि हो गई है।
हमें पेमेंट लेना भी है और पेमेंट देना भी है, दोनों स्थिति बता रहा है। डेबिटर से लेना है तो क्रेडिटर को देना भी है। लेकिन हुआ क्या कि जो लैपटॉप हमने खरीदा और जो बेचा, यानी कि एक ही लैपटॉप खरीदा और एक ही बेचा हमने अभी तक, वो लैपटॉप में प्रॉब्लम है, उसमें डिफेक्ट है, उसका बैटरी नहीं चल रहा है, कि उसके डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बस कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कस्टमर ने हमको रिटर्न कर दिया, सर वारंटी पीरियड में लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें दूसरा पीस दे दीजिए। तो अगर दूसरे पीस की बात हुई थी, पीस टू पीस की, तो हमें वो पीस वापस पहुंचाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पीस वापस पहुंचाना ही पड़ेगा। तो पहले हम हमारे कस्टमर से लेंगे, फिर हम उसे हमारे व्यापारी को देंगे। अगर मान लीजिए कि विद इन हैंड हमने उसको रिवर्स कर दिया, यानी कि टेली में उसको ना दिखाकर हमने डायरेक्ट व्यापारी कस्टमर से ले लिया और व्यापारी को दे दिया, और टेली में उसकी एंट्री एज इट इज वही है जो हमने करी थी सेल परचेस के समय, तो एनी फ्यूचर आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि साहब ये माल आया तो क्या आया और क्या गया, इसका हिसाब आपके पास नहीं रहेगा। तो टेली कहती है कि अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके अंतर्गत आपको सेल या परचेस रिटर्न करना पड़े, तो उसके लिए आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट का प्रयोग करें। ये बहुत अच्छी चीज है डेबिट नोट क्रेडिट नोट। आगे जाके हम बहुत सारे मामलों में डेबिट नोट क्रेडिट नोट को देखेंगे। सिर्फ एक यही काम नहीं है डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कि हमने कोई माल खरीदा, टूट फूट निकल गई तो वापस कर दिया, और भी काम है डेबिट नोट क्रेडिट नोट के। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, वाउचर पे जाएं। क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इसमें लिखा गया है कि अगर हमारे पास कब बनेगा क्रेडिट नोट, जब सेल रिटर्न है। तो पहले सेल रिटर्न होगा, इसके बाद परचेस रिटर्न होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट पास करना पड़ेगा हमें। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम हमारे ग्राहक के खाते को क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि उसको माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जब वो हमें माल दे देगा तो उससे जितना अमाउंट देना है वो माइनस हो जाएगा। और डेबिट नोट परचेस रिटर्न पे क्यों बनेगा? क्योंकि हम हमारे व्यापारी के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं जिसे हमें देना है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? आपका डेबिट नोट बनेगा। इसमें कई कंफ्यूजन वाली स्थितियां होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि कब डेबिट नोट कब क्रेडिट नोट पास करना है। तो आप समझ के चले, क्रेडिट नोट हमेशा जिससे लेना है पैसा उस स्थिति में क्रेडिट नोट है, और जिसको देना है उस स्थिति में डेबिट नोट बनेगा। आप अपोजिट कंडीशन में मत चलिएगा कि हमारा सैलरी क्रेडिटर था तो हम क्रेडिट नोट बना दें, और सैलरी डेबिटर था तो हम डेबिट नोट बना दें। ऐसा नहीं है। क्रेडिटर्स के लिए डेबिट नोट बनेगा और डेबिटर्स के लिए क्रेडिट नोट बनने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम समझ के चले। चलिए वाउचर पे चले जाएं। क्या शॉर्टकट है? देखिए, अब आप यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हमें वो वाउचर मिलता ही नहीं। आप सोचेंगे कि सर ने बताया था कि यहाँ पे वो वाउचर सब मिल जाएंगे जो आप बनाने वाले हो, तो देखो यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं लिखा हुआ है। आपको F10 प्रेस करना पड़ेगा। F10 के अंदर ऑप्शन दे रखा है शो इंटरेक्टिव, इस पर क्लिक करें तो इसके अंतर्गत टेली में जितने भी प्रकार के वाउचर आते हैं वो सभी वाउचर का लिस्ट आपको है नजर आ जाएगा। जितने भी प्रकार के आप वाउचर मेंटेन करते हैं डेली में, वो सभी वाउचर का एक लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी मिलेगा, और वो बताएगा कि किसके थ्रू बनना। अल्ट F6 से अल्ट F5 से डेबिट नोट क्रेडिट नोट का निर्माण होता है। और भी वाउचर, जैसे मेमोरेंडम वाउचर आप बनाएंगे तो उसका शॉर्टकट ही नहीं है, तो मेमोरेंडम वाउचर आपको F10 पे जाके यहाँ पे क्लिक करने पे ही मिलेगा। उसको बनाएंगे हम आगे, काम है मेमोरेंडम वाउचर का। ठीक है, तो ऐसे लगभग कई प्रकार के वाउचर जो है हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो जो वाउचर लिस्ट में नहीं है हम उनको F10 से जाके देखते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी आके देख सकते हैं। आप यहाँ से F6 प्रेस करें, अल्ट के साथ F6 प्रेस करें, क्रेडिट नोट आएगा। देखो हमने आइटम वाइज में उसको मेंटेन किया था, यहाँ भी आइटम वाइज में उसको पास करना पड़ेगा। मधु को माल दिया था तो मधु ही हमें वापस देगी। यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे सेल टैक्सेबल आएगा, और यहाँ पे जो लैपटॉप, देखो यहाँ पे 0 बता रहा है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप हमारे पास है कहाँ, हमने तो बेच दिया, लेकिन वापस आ रहा है तो हमें वही HP लैपटॉप को ही दिखाना पड़ेगा। कितनी क्वांटिटी आ रही? एक क्वांटिटी। 45,000 रुपए के रेट पे हमने बेचा था और उस पर GST लगाया था, तो जिस रेट पे आपने बेचा है उस रेट पे ही आपको वापस करना पड़ेगा। यही तो होता है ना। क्या होता है, मान लीजिए कोई माल हमने बेच दिया, तो जब कस्टमर को समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम आई, तो वो तो उतने पैसे वापस मांगेगा ना। हाँ, वो आपके कुछ बातचीत होगी, भैया हम कम करके वापस करेंगे, वो विषय अलग है। बाकी यहाँ ऐसी कोई बातचीत नहीं है। एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ सकता है, देखो सेल रिटर्न। आप जब जाएंगे तो एडिशनल डिटेल्स के अंदर यहाँ पे आप सेल रिटर्न सेलेक्ट करके कंट्रोल ए कर दीजिएगा, इसे भी कंट्रोल ए करें। ठीक है, तो ये आपका वाउचर बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए मधु को माल बेचा हमने,
तो मधु से पेमेंट लेना निकल रहेगा ना अपना। F5 अपन प्रेस करें, मधु का नाम दे। यहाँ पे देखो मधु का नाम जैसे आपने दिया तो पेमेंट 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो पीस खराब निकला वो मधु ने हमें रिटर्न कर दिया, तो यहाँ मधु का बैलेंस 0 हो गया वापस। अगर क्रेडिट नोट से वो माल हमारे पास वापस नहीं आता तो यहाँ पे मधु का अमाउंट अभी भी दिखाता। आ गई बात समझ में आपको? अगर आप पेमेंट के थ्रू इसे पास कर देते कि ठीक है चलो काम करिए, हम आपके खाते में आपका पेमेंट जमा कर देते हैं, तो पेमेंट जमा करने का मतलब क्या होता है कि आपने हमें पैसा दे दिया, और पैसा दे दिया तो टेली के अंदर वो अमाउंट आपको दिखता, हमेशा दिखता कि नहीं दिखता। अभी क्या होगा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट से आपने माल बेचा और वापस भी कर दिया और ले भी लिया, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप देख लेना, बाद में मैं आपको बताऊंगा, वही बैलेंस शीट आपको नजर आएगी जो पहले थी माल खरीदने के पहले। ठीक है, अब हम इसे वापस कर दें हमारे क्रेडिटर्स को। अल्ट के साथ F5 प्रेस करें, डेबिट नोट आ गया। किससे लिया था? एसर इंडिया से लिया था। एसर इंडिया को ही वापस करेंगे उसको, सॉरी वो कंट्रोल एस से उसको आइटम वाइज में पास करना है ना। क्लास यहाँ पे आ जाइए। परचेस टैक्सेबल था ना, तो परचेस टैक्सेबल करिए। चलिए लैपटॉप देखो, अब यहाँ पे एक पीस बता रहा है क्योंकि वापस आ गया मधु से, मधु ने हमको दे दिया रिटर्न, तो यहाँ पे एक पीस आपके पास वापस आएगा। ठीक है, एंटर करें। 1 क्वांटिटी 38,000 के रेट पे लिया था, तो 38,000 के रेट पे वापस कर दीजिए इनपुट। तो यहाँ पे CGST भी इनपुट आ जाएगी। आ गई कि नहीं आई? ठीक है, देखो इसमें सेल रिटर्न का ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं है, तो फिर आप आगे बढ़ जाइए। सॉरी, परचेस रिटर्न कर रहे हैं अपन, सेल रिटर्न कहाँ कर रहे हैं, परचेस रिटर्न कहाँ आ रहा है। ठीक है, कर दीजिए। चलो एसर इंडिया, एसर इंडिया को पेमेंट करें क्या? क्या आ रहा है? एसर इंडिया 0 आ रहा है यहाँ से। तो मधु से अपन रिसीव कर रहे थे वहां से, तो मधु का भी 0 आ रहा था। ये क्यों आ रहा है 0? जरा बैलेंस शीट चेक कर ले। बी पे चले जाए, अल्ट F1 प्रेस करें, देखो वही 22,670 रुपये है कि नहीं है? अगर आप सेल रिटर्न, आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं बनाते और डायरेक्ट सामने वाले को आप जो है कि उसका पैसा जमा कर देते हैं और इधर इससे पैसा, मधु से पैसा ले लेते हैं और सामने वाले को पेमेंट कर देते हैं, तो क्या रहता पता आपके पास में? जो बीच का अमाउंट है, जो आपका प्रॉफिट है, वो आपको यहाँ पे दिखता, और वो प्रॉफिट कहां से आया इसका सवाल का जवाब आपके पास नहीं होता। देखो वही 22,670 रुपये थी पहले, और वही बैलेंस शीट अभी भी हमारे पास में, हमारा जो वही 2,04,070 रुपये, पहले 2,10,400 कुछ रुपये हो गया था, वापिस उतना ही आ गया। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट इसलिए सही ऑप्शन माना जाता है कि अगर कोई भी पीस वापस हमें करना है और किसी के खाते को हमें उससे डेबिट या क्रेडिट करना है, तो हमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट का ही प्रयोग करना चाहिए। डायरेक्ट उसके खाते में पैसा जमा करना या उससे पेमेंट ले लेना सही ऑप्शन नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बचत है वो हमारे पास दिखेगी, उससे हम हमारे अकाउंटिंग बैलेंस नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी कोई चीज खराब निकले या कोई चीज समायोजन में हो, जिसकी समायोजन हमें करनी हो एंट्री की, वो हम क्रेडिट नोट डेबिट नोट के थ्रू करते हैं। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट में यही है, आप करके देखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि बैलेंस शीट को पढ़ना सीखे, कब डेबिट है, क्या क्रेडिट है, कौन एसेट्स में, कोई लाइबिलिटीज में कब कितना आ रहा है। जब तक बैलेंस शीट आप रीड नहीं करेंगे, जब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप इस बात को समझिए अच्छे से। ठीक है, बाय।